Yes, we are live now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो आपको फोर्थ एग्रीकल्चर सेशन में खुश आमदीद. जैसा कि आपको पता है कि ये सेशंस आपको पीपू की तरफ से पेश किए जा रहे हैं. मेरा नाम सबा गुल है. आई एम अ डेवलपमेंट सेक्टर प्रैक्टिशनर और मेरा फोकस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है. एंड आई एम अ मॉडरेटर ऑफ दिस सेशन. एंड मेरे साथ मुझे को होस्ट कर रहे हैं वासियो. Let Vasu, can you please introduce yourself? श्योर, थैंक यू सबा. मेरा नाम वासियो अब्बासी है और मैं पीपू का लोकल कोऑर्डिनेटर हूँ. मेरा रोल यहाँ पे कंपनी में मोस्टली कम्युनिकेशन और जो मीडिया हैंडलिंग है मैं वो नॉर्मली देखता हूँ. और जो कम्युनिकेशन होती है नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीरियर में, तो मैं उसको नॉर्मली टेक ओवर करता हूँ. आज हमने पहले भी सेशन साथ किए हैं सबा के साथ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, और आज हम सरफराज आलम के साथ लॉजिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे. बैक टू सबा. Yes. So let me tell you something about पीपू. पीपू के बारे में आप सब काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं. जो कुछ नहीं जानते उनके लिए मैं बता देती हूँ कि पीपू इज़ बेसिकली एन ऐप जिसके ज़रिए हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन को कनेक्ट करने की कोशिश करें. इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं. अपने फल और सब्जियाँ बेच सकते हैं. इस तरीके से आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट भी सेव होगी. आपको और भी पेमेंट इश्यूज भी जो होते हैं वो भी नहीं होंगे. सो देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस ऐप and trading online. We will discuss more about it. So let's start the session with our guest here today, who is the CEO of Hashmove, Sarfaraz Alam. So Hashmove is transforming logistics, is actually transforming logistics by actually trying to connect all the dots and simplifying the process of the supply chain. So this particular topic is all about how to in ज़राई सेक्टर के अंदर हम किस तरीके से लॉजिस्टिक्स को प्लान कर सकते हैं प्रॉपर, सो वी कैन रिड्यूस द फूड वेस्ट, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, and how can we do it efficiently. So over to you Sarfaraz Alam. मैं आपको let first introduce yourself, अपने बारे में बताएं, कंपनी के बारे में कुछ बताएं. थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सरफराज है. मैं आपसे इस वक्त पीपू की तरफ से कनेक्ट हूँ. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हैशमूव का को फाउंडर और सीईओ हूँ. हैशमूव एक फ्रेट टेक कंपनी है जो कि कंसीव्ड हुई थी सिलिकॉन वैली के अंदर यूएस में, और ये एक मिडल ईस्टर्न बेस्ड कंपनी है जो कि 2017 में फॉर्म हुई थी. और इसको फॉर्म करने के पीछे जो बहुत ज़्यादा बड़ा आइडिया था वो ये था कि ये जो वर्ड लॉजिस्टिक्स है जिसके ऊपर दुनिया की ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई है, इस सेगमेंट को जो कि बहुत ही हैप-हैज़र्ड सा सेगमेंट है अभी तक दुनिया में, उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करा जाए और उसको किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा जाए ताकि कंज्यूमर को एक ऑप्टिमम जो है वो फैसिलिटीज़ और मुयस्सर आ सके, जिसकी बेसिस के ऊपर वो दुनिया भर में अपनी लॉजिस्टिक्स को मूव कर सके. Continue. 2 more minutes. Let me just also tell you that what the whole idea was. So the problem is that in the world, all these industries. First of all, the problem in the world is this, that if a manufacturer is not being able to move his finished goods from his warehouse into the hands of consumers, he simply does not have an ability to make an impression in the world.
You know, it is so vital for him to basically be in control for his own logistics to be actually moving from A location to B without being dependent on any third parties. प्रॉब्लम दुनिया में आजकल ये है कि आप जितने भी बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर क्यों ना हो जाएं, होता ये है कि आप किसी ना किसी हालत के अंदर दुनिया के अंदर बॉटलनेक में आते हैं जब आपको डील करना पड़ता है लॉजिस्टिक्स के उस सेगमेंट से जो कि आपका गुड्स मूव करता है। और चूंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मैनुअल बेसिस पे चल रही है, इसीलिए अक्सर जो है जो फिनिश गुड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का बायस बन जाते हैं अगर ये वक्त पे अपने कंज्यूमर्स के हाथों में ना पहुँचे या इनमें एबिलिटी ना हो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने। सो हैशमूव ने इस पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करा है एक फ्रेट टेक प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है हैशमूव, और ये एक कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है जिसकी बेसिस के ऊपर आज एक कंज्यूमर whether a big or a small does have an ability to move their goods from one location to B. So हैशमूव प्लेटफॉर्म को कंसीव करने के बाद इस पे बहुत ज़्यादा जो है बड़ी इनोवेशन हुई थी, और इस इनोवेशन के अंदर जो सबसे बड़ा जो है वो एलिमेंट था, वो ये एलिमेंट था कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करा जाए ताकि जिस तरीके से आज हमारी ट्रैवलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है डिस्टर्ब हो चुकी है, जैसे हम जैसे कंज्यूमर को आज किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना पड़ता अपनी बुकिंग को लेने के लिए या अपने होटल्स को बुक करने के लिए या अपनी ट्रांसपोर्टेशन को बुक करने के लिए। इसी तरीके से एक कार्गो लॉजिस्टिक्स को जो कि बाय एयर और बाय सी और बाय ट्रक हो, उसके लिए कंज्यूमर्स को किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ना पड़े। So this is what actually हैशमूव does. हैशमूव basically connects every single facets of the logistics industry, and हैशमूव had been doing it for quite some time now. So this is what हैशमूव is all about. So this is just logistic, or this is also connected logistic also. That is correct. हैशमूव is a platform which basically connects the every facets of logistics industry at present. सो बेसिकली लॉजिस्टिक्स जो है उस वक्त इफेक्टिव होती हैं जब आप डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सकें। कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचने में जो आपकी वैल्यू चेन के अंदर जो कॉस्ट हो रही होती है वो बढ़ती जा रही होती है प्रोडक्ट की, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें एक तो ये चीज़ है, एक तो ये कि बिकॉज द प्रोडक्ट्स वी डील विद आर वेरी पेरिशेबल, जैसे कि गुड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो उनके लिए जैसे ऑब्वियसली आपके पास होंगे और वी विल डिस्कस दैट एंड मोर। तो उसी के हवाले से मेरा एक सवाल है कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और ट्रैकिंग के क्या फ़वाइद हैं और किस तरीके से होती है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें एक पर्सपेक्टिव ऑफ जो हमारी एग्री इंडस्ट्री है उसमें आप बताएं। कुछ सालों से दुनिया में इंटरनेशनल कंट्रीज ने कुछ ऐसे रेगुलेशन सेट फोर्थ करें जिसकी बेसिस के ऊपर आज प्रोड्यूसर इस बात को करने के लिए मजबूर होता है कि उसके गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटर जो है उसको कंज्यूमर के हाथों में पहुंचे। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप एक राइस भेजते हैं जो कि पेरिशेबल नहीं भी होता, जब आप ये राइस भेजते हैं तो इस राइस को भेजने के लिए आपको ऐसे एलिमेंट का ख्याल रखना पड़ता है कि जो ड्यूरिंग ट्रांजिट बेसिकली करना हो सके। फॉर एग्जांपल, राइस भेजते हुए ऐसा एलिमेंट हो कि मॉइस्चर ना आए उसके अंदर, इसी तरीके से एफ्लाटॉक्सिन की जो है ना बेसिक रेसिड्यूज ज़्यादा ना बढ़ जाएं। ये एक बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो उन कमोडिटी में जिनके अंदर लॉजिस्टिक्स में पेरिशेबल की रिक्वायरमेंट ना हो, आजकल वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम आ गई है, और वो गुड जो पेरिशेबल हों उनको उस स्टेट में पहुँचाना जो बेसिकली एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, आजकल दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, ठीक है। एक छोटा किसान उसको बेचारे को ये मालूम ही नहीं होता कि उसके खेत से निकला हुआ फल किस तरीके से कंज्यूमर के हाथ में जाए।
तो मजबूर होता है किसी भी ऐसे शख्स को होने पौने बेचने के लिए उसकी मनपसंद रेट के ऊपर, जो इस चीज़ को समझता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस किसान को ये नॉलेज नहीं है कि उसको कौन से मीन्स और मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह करा जाए। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आपको कराची से लेके इस्लामाबाद एक ट्रक भेजना है, तो आपको ये मालूम नहीं होता कि ये ट्रक आपको कहाँ से मिलेगा, कितने रुपए का मिलेगा, कौन लेके जाएगा। और अगर कराची से लेकर इस्लामाबाद जा रहा है तो बेसिकली ये इस वक्त ट्रक है कहाँ, किसी ट्रैकिंग भी नहीं होती इसकी। ठीक है, सो ऐसे हालात में जहाँ पे नॉर्मल लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है, एक कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को एक तो उसको अक्वायर करना, उसकी सर्विसेज को अक्वायर करना और उसके साथ अपनी लॉजिस्टिक्स को मूव करना एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि मालूम ही नहीं है लोगों को कौन लेके जाते हैं। हैशमूव जैसे प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करते हैं कि हैशमूव के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉजिस्टिक्स के जितने जितने एक्टर्स हैं वो सबके सब अटैच होते हैं। आप एक फ्रेट फॉरवर्डर्स हो जो कि नॉर्मल कार्गो मूव करते हो, और दूसरा एक फ्रेट फॉरवर्डर है जो कि कोल्ड चेन के कार्गो को मूव कर रहा होता है। तीसरे की इंपॉर्टेंस है कि वो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। पांचवें की इंपॉर्टेंस है वो खाली ट्रक में डील कर रहा है। छठे की इंपॉर्टेंस है और स्पेशलिटी है कि वो खाली कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस को जो है डील कर रहा है। किसी की रिक्वायरमेंट है वो पैकेजिंग को डील कर रहा है। किसी की बेसिकली स्पेशलिटी है वो खाली खाली जो है ना पेरिशेबल आइटम्स को डील कर रहा है। हैशमूव जैसे प्लेटफॉर्म पे ये तमाम के तमाम लोग एक साथ जो है ना अटैच होते हैं, और इससे कंज्यूमर को ये फायदा होता है कि वो अपनी पसंद के मुताबिक अपने कंटेनर्स को, वेदर वो रेफ्रिजरेटर वाले कंटेनर्स हैं या नॉन रेफ्रिजरेटर कंटेनर्स हैं, वो उनको पिक कर सके। और ना कि ओनली पिक कर सके, उसके साथ साथ उसको ये फैसिलिटी है कि ये 25 लोगों में उसको कंपेयर भी कर सके। और ना सिर्फ ये कंपेयर कर सके, बल्कि अगर उसको ये एक्सपोर्ट करना है तो उसको एक और सहूलत मिलती है कि वो जो शिपिंग लाइन जो उसका ये कंटेनर इवेंचुअली लेके जा रही होंगी, उसकी स्केजुलिंग और उसकी ट्रैकिंग भी उसको जो मिलती है। सो अब हैशमूव जैसे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो कोल्ड चेन की सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इजी हो जाएगी एक नॉर्मल कंज्यूमर को लेके। और उससे उसका सबसे अल्टीमेट फ़ायदा ये होगा कि उसका सामान जो पेरिशेबल है वो उस स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकेगा जिसमें उसको रिक्वायरमेंट भेजने की है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये दावे करती हैं लॉजिस्टिक्स में कि वो कोल्ड चेन के अंदर माहिर हैं और कोल्ड चेन के अंदर अपना सामान एक दूसरी जगह से पहुंचाने के सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि ये तो मैं मानता हूँ कि एक पेरिशेबल गुड जो है एक कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू जो ना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन उस व्हीकल की या उस कैरेज की इंटरनल स्टेट क्या है, उसके टेम्परेचर की सिचुएशन क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी की सिचुएशन क्या है, उसके अंदर कितने शॉक्स आए हैं, उसके अंदर बेसिकली कितने जो ना आउटलायर्स आए हैं, इसकी नॉलेज एक उस बंदे को नहीं होती जिसने उसको बुक करा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको आज एक जगह से दूसरी जगह टमाटर भेजना है, और फॉर एग्जाम्पल कि आपको उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी वजह से अगर इस टेम्परेचर में स्पाइक आती है या ये डाउनफॉल आता है तो आपको एज अ कंज्यूमर नहीं पता लगता। तो हैशमूव जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये फैसिलिटीज रियल टाइम ट्रैकिंग की सूरत में मिलती है कि जब कंज्यूमर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये देख सकता है कि किस गिवन टाइम के ऊपर टेम्परेचर की तादाद क्या रही, और इस बात को इंश्योरिटी मिलती है उसकी कि किसी भी लेवल के ऊपर ये प्लस माइनस के अंदर ये टेम्परेचर नहीं है और एटलीस्ट उसकी प्रोडक्ट एरिया से दूसरी जगह सही वक्त पे चलेगी। सो कनेक्टेड लॉजिस्टिक्स में जो आजकल पेरिशेबल के अंदर जो कोल्ड चेन के पेरिशेबल की जो रिक्वायरमेंट और अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में अब ये वक्त की ज़रूरत है कि
नॉर्मल कंज्यूमर भी इस कोल्ड चेन को आसानी से जो है हासिल कर सके अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। अच्छा सरफराज साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आपसे क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि हमारे ज्यादातर यहाँ पे किसान बहुत ज्यादा यहाँ पे हैं, तो उनको कोल्ड चेन का तो पता है कि कोल्ड चेन बस एक ठंडा फ्रीजर होता है। सो लेकिन अब आप एक टेक्निकल पर्सन है, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक लेमैन के उसमें आप उसको समझाएं कि कोल्ड चेन एग्जैक्टली क्या होती है, तो फिर आप किस तरह से उसको हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा आप उसको ब्रीफ कर दें, थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में। देखिए जी, कुछ कुछ अजनास या फल या गल्ला ऐसा होता है जो एक मखसूस टेम्परेचर के अंदर रखा जाना चाहिए। अगर उस मखसूस टेम्परेचर से वो ज़्यादा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो उस गल्ले या अजनास की साख्त चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसे अजनास को, जिनकी साख्त को, जिनकी नेचर को और जिनकी टोटल जिसे कहना चाहिए कि लाइफ को मखसूस करने के लिए जिस मखसूस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ करा जाए जो कि उसकी दी हुई टेम्परेचर की मिकदार को मेंटेन करके रखे, ऐसी चीज़ को कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स कहते हैं। आजकल वेयर हाउसेस कोल्ड चेन आ गए, आजकल ट्रक कोल्ड चेन आ गए, आजकल जो कंटेनर्स हैं वो कोल्ड चेन है। तो कोल्ड मतलब जो सर्द, और जो पूरी चेन को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह तक उसको मेंटेन कर रखे हैं, ये कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स कहलाती है, फ्रॉम वेयर हाउस टू द एंड यूजर। ठीक। शुक्रिया सरफराज साहब। एक सवाल इसी से कनेक्टेड है। हमारे यहाँ जो जो जितने यहाँ पे हैं फार्मर्स वगैरह किसान, ये अक्सर क्या करते हैं कि जब उनको कुछ चीज अपनी जो प्रोडक्शन है वो बेचनी हो शहर के साइड या मार्केट साइड, तो वो बेसिकली जो फल हो गए या जो सब्जियां हो गई, जब वो थोड़े कच्चे फॉर्म में होते हैं, अभी मुकम्मल तौर पे पक्के नहीं होते, उसी वक्त ये लोग कलेक्ट करके फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है, और वहां पे जो मार्केट में या रास्ते में ही इसको पकाया जाता है बिल्कुल क्लोज एक बोरियों में बांध के, और एक खास टेम्परेचर पे जो गर्म उसमें होता है उसको छोड़ दिया जाता है, और वेट किया जाता है कि जब वो पक जाए तो उसके बाद मार्केट में सेल करें, या कच्चा ही उनको बेच दिया जाता है कि वो जो कंज्यूमर है, मतलब रिटेल शॉप पे जाता है वो पका हुआ उनको मिले, या जिस कंज्यूमर को तो अंदाजा नहीं होता वो बेचारा कच्चे खरीद लेता कभी कभार। तो ये कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का इस जो एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पे कच्चा पहले भेजा जाता था ताकि टाइम पे वो पका हुआ ही कंज्यूमर को मिले, इस टाइम फ्रेम पे क्या इम्पैक्ट कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स करता है? देखिए, मैं आपको इसकी छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ। फर्ज करें आप एक आम के प्रोड्यूसर हैं और आप आम प्रोड्यूस करते हैं। आपको अपने आम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मिसाल के तौर पे समझें 30 दिन लगते हैं, ठीक है। तो अभी इस सूरत में आप मजबूर होते हैं कि अपने आम को 30 दिन या 45 दिन पहले अपने दरख्त से उतार के और उसकी ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करें ताकि वो एंड कंज्यूमर तक 30-35 दिन में पहुंचे, और जब तक वो पक जाए बीच में या जो कुछ भी। इस अमल में आम का जो साइज़ होता है, आम का जो टेस्ट होता है, आम की जो वेट होता है, वो ऑफ कोर्स एक मखसूस हद तक होता है जो आपको बेसिकली लामहला मजबूरन दरख्त से उतार के भेजना पड़ता है। अगर आपके पास कोल्ड चेन की फैसिलिटी हो जो कि आपका माल एक जगह से दूसरी जगह 35 दिन के बजाय 15 दिन में पहुंचा सके, और उस 15 दिन में उसका वो मखसूस टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखे, तो आपको अपने आम को अपने दरख्त पे छोड़ने के लिए 20 से 25 दिन 30 दिन और मिलते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक 25 दिन ज़्यादा पका हुआ आम उस आम से जो 25 दिन पहले उतारा गया हो, वज़न में ज़्यादा होगा, टेस्ट में ज़्यादा होगा, क्वालिटी में ज़्यादा होगा।
अभी हमारे किसानों को नुकसान ये हो रहा होता है कि चूंकि ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनको मजबूरन इस आम को 45 दिन पहले उतारना पड़ता है, जो कि 15-35 दिन के बाद उतारा जा सकता है। तो मैं सारे किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को जहन में बिठाने की कोशिश करें कि अगर एक ऐसी लॉजिस्टिक्स जो कि उनका सामान उस हालत में कंज्यूमर तक पहुंचा सके जिससे उसकी साख्त, उसका टेस्ट, उसकी शक्ल, उसका जायका चेंज ना हो, और अगर उसमें उनको 25-50 रुपए ज़्यादा भी देने पड़ रहे हैं, ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये, ना कि उसको 45 दिन पहले उठा के कम पैसों में और कम क्वालिटी का बना के उसको बेचें। इसीलिए कोल्ड चेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को करने के लिए। आई गेस वो उसमें इशू है कि अगर आप एग्री वैल्यू चेन में देखें तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इनपुट्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सीड्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इस तरीके से फिर अब आप देखें तो जो आपके स्केर्स रिसोर्सेज हैं कि पानी कैसे देना है, कितना डालना है। पहले तो एक फार्मर को होता था कि बस पानी डाल दो फसलों में और छोड़ दो पक गए, लेकिन अब रिसर्च ये साबित हो रहा है कि नहीं, आपने पानी देख के डालना है। इसी तरह लॉजिस्टिक्स में भी चेंजेस आ रही हैं, एंड थैंक्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नाउ टेक्नोलॉजी उसमें इस वैल्यू चेन को डिस्ट्रक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले कर रही है। सो इसी हवाले से अगर हम बात करें आगे, तो लॉजिस्टिक जो डिजिटल लॉजिस्टिक हम बहुत सुनते हैं कि हम जिन्हें डिजिटल लॉजिस्टिक कहते हैं, तो डिजिटल लॉजिस्टिक से आपकी क्या मुराद है? देखिए जी, अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक रेलवे का टिकट खरीदना है, तो आज आपके पास ऑप्शन ये है कि आप रेलवे की किसी आउटलेट पे जाएं और वहाँ फिजिकली जाके आप अपनी टिकट खरीदें। आज का दौर ऐसा है कि हम रेलवे तो छोड़ें, हमें अगर एक कंट्री से दूसरी जगह अगर सफ़र करना होता है तो हमारे हाथ में ये डिजिटल मीडियम मौजूद है कि हम उस पे जाके अपने ट्रेन के या जहाज़ के टिकट खरीद लें। ठीक, आज यही चीज़ 2020 के सितंबर में अगर आज हमको एक अपना कंटेनर बुक करना है, तो आज हमको कुछ सर्टेन पैरामीटर से गुजरना पड़ता है, सर्टेन मरहलों से गुजरना पड़ता है अपना सामान बुक कराने के लिए। सबसे पहले हमें फ्रेट फॉरवर्डर को फ़ोन करना पड़ता है, उसके बाद हमें कस्टम एजेंट्स को फ़ोन करना पड़ता है, पैकेजिंग कंपनी को फ़ोन करना पड़ता है। इन सब से रेट लेने के बाद हमें अपना कंटेनर बुक करना पड़ता है। कंटेनर बुक करने के बाद हमें हमारा कंटेनर हमारे कस्टमर्स के हाथ में जाता है दूसरी कंट्री पे। आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 10 साल से एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो कंज्यूमर्स खुद ब खुद यूज़ कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आप लास्ट टाइम कब गए थे पाकिस्तान से बाहर, लेकिन आप जब भी गए होंगे तो आपने अपना टिकट खुद बुक करा होगा यकीनन। आप ऑनलाइन जो अपना क्रेडिट कार्ड दिया, आपने टिकट बुक कर लिया। अब आपको ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत भी नहीं। डिजिटल लॉजिस्टिक्स दुनिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस हो रही है, उसका मकसद ये है कि आज एक किसान, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर अपना सामान एक जगह से लेके दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं हो। जिस तरह आप अपनी एयरलाइन के टिकट बुक करते हैं, जिस तरह आप अपनी उबर और करीम की टैक्सियां बुक करते हैं, इसी तरीके से अब आप अपने लॉजिस्टिक से कंटेनर को बगैर किसी पे डिपेंडेंट हुए बुक करके अपना सामान आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त लॉजिस्टिक्स को बुक करने के लिए कम से कम 5 से 7, कई मौकों पे 14 से 25 दिन लगते हैं सिर्फ बुक करने में। डिजिटल लॉजिस्टिक्स में ये मरहला 2 से लेके 5 मिनट में मरहला पूरा हो जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे दुनिया के अंदर गुड्स की फरहमी और दुनिया के अंदर गुड्स की मूवमेंट कितनी तेज़ हो जाएगी। तो इस इंडस्ट्री में जो कि पहले इतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं थी, अब इस इंडस्ट्री के अंदर ये डिजिटलाइजेशन आ गई है और इस इंडस्ट्री की बेसिस के ऊपर अब जो है एक आम इंसान भी अपना लॉजिस्टिक्स जो कि कार्गो मूवमेंट है वो डिजिटली बुक कर सकता है और भेज सकता है दुनिया में। अच्छा, इसी हवाले से अगर मैं आपकी डिस्कशन के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करूं, तो जैसे कि आपने कहा कि टिकट हम ऑनलाइन बुक कराते हैं, आप पहले नहीं कराते थे। आप टिकट एजेंट जो है वो इन अ सेंस
रिडंडेंट हो गया है। ठीक है, अगर उस पास कराना है तो आप जाने जाएं, नहीं जाएं। इसी तरह ऊबर में भी जब वो आई थी तो जो है ना उस वक्त लोगों ने एक्सेप्टेंस रेट बहुत लो था, बट देन रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस की गई और उसको स्टेप बाय स्टेप उसको इंट्रोडक्शन किए गए। अब अगर आप एक ऐसी कंट्री की पर्सपेक्टिव में आ जाए जैसे कि पाकिस्तान, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, लो इनकम, लोअर इनकम या लोअर मिडिल इनकम लोग जिस यहाँ पे रहते हैं, और जहाँ पे जो छोटा फार्मर है वो 80% है। सो एग्रीगेशन का भी ऑब्वियसली एक इशू होता है, बिकॉज अगर आप लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं और अगर आप मूवर्स की बात करते हैं या अगर आप कंटेनर्स की बात करते हैं तो आप एक्चुअली बल्क की बात कर रहे हैं। तो छोटा फार्मर के पास इतना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो ऊबर का मॉडल है तो वो हो सकता है बिल्कुल सेम। आई हैव सीन दिस कि ऊबर का मॉडल लेके फॉलो कर सकें, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएं तो एग्जैक्टली कैसे एक छोटा किसान क्या स्टेप्स लेगा और फिर किस तरीके से वो उसके लिए कॉस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो मार्केट में वो इतनी इंक्रीज ना हो। एक तो ये सवाल। दूसरा ये सवाल कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एग्री सेक्टर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और उसमें देयर लॉट्स ऑफ एक्टर्स आर प्लेइंग रोल और वो इंटरडिपेंडेंस है। लाइक आप जो है ना अपनी प्रोड्यूस लेके अगर चले जाते हो, ठीक है, और अगर वो मार्केट में नहीं होती चलता, आप वापस आते हो तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट इनका करनी पड़ती है। तो वहाँ पे एक वो सिस्टम नहीं। तो इस वजह से होता ये है कि यूजुअली जो आपका मिडिल मैन होता है वो इसको मैनिपुलेट करता है इस सिचुएशन को, और वो जो है ना एग्रीगेशन वाला भी रोल वो खुद प्ले करने की कोशिश करता है। और उसमें क्या होता है कि आपका इनकम जो है वो डिवीजन हो जाती है। जो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है जो एक्चुअली डिजर्विंग छोटे किसान को मिलना चाहिए और छोटे किसान को एक्चुअली नहीं मिलता। छोटे किसान को वही कॉस्ट हर साल की साल वापस मिलती है और वो पॉवर्टी साइकिल उसी में घूमता रहता है। सो इन दोनों पॉइंट्स को नजर रखते हुए आप मुझे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि छोटा फार्मर किस तरीके से इस जो आपकी जो मॉडल है उससे फायदा उठा सकता है। सब आपने 2 सवाल पूछे और दोनों बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं। मैं आपको एक-एक करके इसका आंसर देता हूँ और थोड़े आसान अंदाज में देता हूँ ताकि सुनने वालों को उसका अंदाज़ा हो जाए कि कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं या फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने मुझसे पहले सवाल पूछा कि पाकिस्तान जैसी जगहों के ऊपर जहाँ पे हम प्रिवेलिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री के माने जाते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट नहीं है, वहाँ पर एक छोटा से किसान किस तरीके से ऐसी एडवांस सर्विसेज को ले सकता है, आपका कैसा? तो इसका मैं आपको जवाब ये दे दूँ। आज से 3 साल पहले पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं सोचा था या 4 साल पहले कि हम अपनी काली-पीली टैक्सी अपने मोबाइल फ़ोन से ज़रूर मँगा सकते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा होगा। 3-4 साल पहले हमारे ज़हनों में और हमारे ख्वाबों-ख़यालों में भी नहीं था कि हम अब अपने घर बैठे अपने खाने, अपने डोर के ऊपर मँगा सकते हैं या अपने कपड़े अपने घर पे मँगवा सकते हैं या अपनी शॉपिंग अपने घर मँगा सकते हैं। मेरे नहीं ख़्याल में कि किसी को भी 5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर कोई ख़याल और ख्वाब भी आया होगा। देखिए, इंसान जो है वो ज़रूरत के तहत चलता है। आज जिसको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता, अगर वो लिमोज़िन और टैक्सी के बिज़नेस में है, उसको ये मालूम है कि आज अगर उसको अपनी लाइवलीहुड पैदा करनी है, तो उसको ये मोबाइल एटलीस्ट उतना ज़रूर सीखना पड़ेगा कि उससे वो अपने ऑर्डर रिसीव कर ले और ऑर्डर फुलफ़िल कर ले। आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आपने यकीनन देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कि ड्राइवर्स होते हैं और वो अपनी करीम में या उबर जैसी कंपनीज़ में वो काम कर रहे होते हैं, उनको अपने मोबाइल को स्मार्टफ़ोन को उतना ही चलाना आता है जितनी उनकी ज़रूरत है। आपने ये बात ज़रूर देखी होगी, ठीक है? तो अगर आज एक लॉजिस्टिक्स आज एक ऐसी सर्विसेज जो कि तसव्वुर भी नहीं करी जा सकती थी, वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू या डिजिटल मीडियम के थ्रू हो सकती है, तो ये कार्गो क्यों नहीं हो सकती या ये ऐसी लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आम लोगों को ये मालूम है कि अगर वो एक काली-पीली टैक्सी अपनी जो है अपने फ़ोन से मँगा सकते हैं, तो अब वो और खाने मँगवा सकते हैं, अपना ई-कॉमर्स की शॉपिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी इस पे कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको आंसर दे दिया कि अब वक़्त असल में हम उस वक़्त तक एज़ अ ह्यूमन बीइंग वेट कर रहे होते हैं, जब तक हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती।
और जो ही फैसिलिटी आ जाती है फिर हमारा नॉमेनक्लेचर और लाइफ स्टाइल वही बन जाता है, फिर हम ये सोचते भी नहीं है कि खड़े होकर हाथ लगा के किसी को जो है रिक्शा या टैक्सी को रोकने की कोशिश करेंगे सड़क पर। तो पहले आपके सवाल का जवाब। आपने दूसरे सवाल का जवाब पूछा कि छोटे किसान के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला जो है या ज़्यादा से अपना अजनास या ज़्यादा अपना जो है प्रोडक्ट जो है वो भेज सके, और वो पूरे शायद कंटेनर को बेसिकली हायर ना कर सके या बेसिकली कंटेनर को बेसिकली ले ना सके, जिसकी बेसिस के ऊपर उसको अगर वो पूरा कंटेनर लेगा और आधा कंटेनर यूज़ करेगा तो ऑफ कोर्स उसको नुकसान होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, इस हैशमूव के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं ये बेसिकली दो तरीके की सर्विसेज देते हैं, सी के अंदर, और दो तरीके की सर्विसेज देते हैं एयर मूवमेंट के अंदर। सी के अंदर ये सर्विस देते हैं, इसको हम एफसीएल कहते हैं, फुल कंटेनर लोड, और दूसरी सर्विस कहते हैं एलसीएल, लूज कंटेनर लोड। अगर किसी का 10 किलो भी सामान है तो वो उसको लेके फुल कंटेनर बना के वो उसकी सफर पे रवाना करते हैं। तो आज किसी को 10 किलो माल भेजना हो या 10 टन माल भेजना हो या 100 टन माल भेजना हो, अब ये बात इर्रिस्पेक्टिव रह गई। अब इस बात का कोई जो है बेसिकली कोरिलेशन नहीं रह गया। आपके पास जितना सामान आपको भेजना है आप उतना सामान भेजना। ना सिर्फ ये कि आप कार्गो के अंदर भेजें सी के थ्रू, अगर आपको ये ज़रूरत है कि आपके कंज्यूमर को आपके सामान 4 दिन के अंदर पहुंचना है, तो वही फ्रेट फॉरवर्डर्स इसको बायर में भेज सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी जब हम मौजूदा हालत में ये बात कर रहे हैं तो अभी हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी आज से पहले। आप बताएं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आपको अपना कार्गो, आप फॉर एग्जांपल अगर आप फर्ज करें आज आपके पास 50 किलो राइस पड़ा हुआ है और किसी को यूके में चाहिए और उसको बायर चाहिए, तो बेसिकली माल होना और माल भेजना प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचने में 50 दिन लग जाएंगे कि किस मीडियम के थ्रू भेजूं और उसको कैसे मिलेगा। अगर आज आपको वो अमल आसान हो जाए तो प्रोडक्शन को एक जगह से दूसरे पर पहुंचाना आसान मुश्किल काम नहीं। तो हैशमूव जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ये किसान, जब ये लोग आएंगे और अपनी सर्विसेज को कॉल करेंगे कि जितनी भी मकदार के अंदर कोई चीज़ मिले तो उनको आसानी मिलेगी। आपका एक और सवाल बड़ा अच्छा था कि आजकल ये लोग मैनिपुलेट होते हैं बिकॉज इनको कंज्यूमर नहीं मिलता। ये आपका तीसरा सवाल था। मेरे ख्याल में पीपू जैसी एप्लीकेशन इस मसले का बड़ा ज़बरदस्त हल है। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो आपने बात कही थी इंट्रोडक्शन के अंदर, ये एक ऐसी बात है जो कि समझने वालों के लिए समझ है खाली। मैं आपको इस अप स्ट्रीम और स्ट्रीम के ऊपर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आज हर ट्रक वाले को अगर कराची से पेशावर जाना हो या कराची से इस्लामाबाद जाना हो तो उसको कस्टमर मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वापसी में भी अपना माल फुल लेके आए, क्योंकि हो नहीं सकता कि उसके पास जो है ना कस्टमर वहां से मौजूद होगा नहीं। हैशमूव जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे ट्रांसपोर्ट एजेंट्स जो कि अपने ट्रकों को लेके जाते हैं, वो अपने आप को डिजिटली ऑफर कर सकते हैं अगर वो वापस खाली आ रहे हों, कि वो अपने ट्रक को एक मुनासिब और थोड़े कदरे कम कीमत के ऊपर ऑफर कर सकते हैं ताकि कोई ना कोई इनको डिजिटली बुक कर सके। यही बात अगर मैं किसान के पास लेके चलूं तो किसान का प्रॉब्लम ये है कि जब किसान एक गल्ला उगाता है तो उसको ऐसा कोई मीडियम नजर नहीं आता कि जिसके ऊपर वो अपना सामान बेच सके एक इंटरनेशनल बायर को। मैं एक छोटा सा आपको खाली यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ आपके कंज्यूमर्स को और आपके ऑडियंस को। पाकिस्तान के अंदर अब कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्लेटफॉर्म को लेके आ रही हैं जो कि कमोडिटीज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें एक किसान 5 टन से मिनिमम 5 तक अपना राइस भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच सकता है किसी भी मिडिल मैन की डिपेंडेंसी के बगैर। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के इनिशिएटिव है, और ये लाया जा रहा है ऐसे लोगों को, किसानों के लिए जो कि कम मिकदार के अंदर अजनास प्रोड्यूस करते हैं और मजबूर होते हैं कि अपना सामान किसी मिडिल मैन को बेचें। तो ऐसे लोगों के लिए ये इंशाल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो उनके कस्टमर को अच्छे तरीके से उन तक पहुंचा देगा और अपना सामान भी आराम से उस तक पहुंचाने का काबिल होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब अवेलेबल हैं। मुझे याद है 2014 में जब मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था लम्स एमबीए से,
So उसमें मेरा एग्जैक्टली यही था कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज दे वांटेड टू सेट अप अ कमोडिटी एक्सचेंज, spot commodity exchange, and they wanted to get a feasibility done from a couple of consultants. So we were acting as a consultant under a teacher. So we actually had the same, because there are so many models you can see in Africa countries, और जिसमें you can see कि it doesn't matter आपके पास बल्क में सब्जी है, फ्रूट है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेक्नोलॉजी है, और वो इस वक्त अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक मेरा जितना भी काम हुआ है एग्रीकल्चर रिलेटेड, बलूचिस्तान में भी या पंजाब में भी, सिंध में भी, मैंने देखा है कि फार्मर को टेक्नोलॉजी यूज करना आती है, वो उसमें बहुत प्रोग्रेसिव है, वो हमें उसको पता है कि यूट्यूब पे जाना है, मैंने सीड की चीजें देखनी है। मसला उस वक्त आता है जब उसको कनेक्टिविटी नहीं मिलती, जब उसका डिमांड और सप्लाई मैच नहीं करता। तो जो पीपू जैसे प्लेटफॉर्म है वो उनको ये दे रहे हैं फैसिलिटी कि आप आए यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्मॉल फूड की आप फाइनल कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, अपनी बुक कर सकते हैं। अब इसमें जो चीज आती है ना, बिकॉज अभी तक एक माइंड में लॉजिस्टिक्स को लेके जो है ना, वो छोटे किसान को ये आता है कि भाई मैंने सुजुकी पकड़नी है कोने से, और मैंने सामान डालना है और मैंने चला जाना है। अब उसमें ये कि अगर वो सुजुकी बुलवाता है कैसे, तो सुजुकी खाली आती है, लेकिन लॉजिस्टिक्स की वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को करते हुए हम करते ये है कि नहीं, एक ट्रक जो जा रहा है, जब वो जा रहा है तो तब भी वो फुल जाए और वापस भी फुल आए, तो वो एक लॉजिस्टिक्स की जो है वो इकोसिस्टम इस तरह से बना हुआ है। बट मैंने जब हम स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं तो वो इतना सोचते नहीं है पहली बात, और अगर सोचते भी हैं तो उनको एक चीज बहुत बॉदर करती है, वो ये कि उनको प्रोसेस नहीं पता कि ये प्रोसेस कैसे होगा। लाइक उनको लगता है कि अच्छा यूएई में, इसमें दुबई में भेजना मुझे अपनी सब्जी या फल बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत प्रोसेस है, कस्टम है, और पता नहीं मुझे कंटेनर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा आप क्लैरिटी ऑफ स्टेप्स देंगे कि क्या स्टेप्स जो है ना वो एक छोटे किसान को फॉलो करने चाहिए। देखिए कि मैं आपको इसका बड़ा सिंपल तरीका बताऊं। आपके सब सुनने वालों को मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा एक इनिशिएटिव आ रहा है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। इस ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किसान, कमोडिटी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर अपना सामान एक इंटरनेशनल बायर को बाय द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन बेच सकेगा, जिसके लिए सप्लायर के पास ना कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत है और ना ही किसी कस्टम्स लाइसेंस की ज़रूरत है और ना ही किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी को हायर करने की ज़रूरत है। आपका अपना सामान अपने वेयर हाउस में अगर पड़ा हुआ है गल्ला, आप उसको ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करें। अगर एक इंटरनेशनल बायर आपको आपके माल को और आपकी प्राइस को सिलेक्ट कर लेता है तो आपको 15 दिन मिलते हैं उस गल्ले को और माल को पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के एक डेडिकेटेड वेयर हाउस पे पहुंचाने के लिए, और उसके बाद सारे का सारा प्रोसेस जो एक्सपोर्ट का है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज टेकअप करता है। और जैसे ही आपका गल्ला और या जैसे ही आपका ये अजनास पाकिस्तान की सरहद से बाहर निकलता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको 100% आपको पैसा आपके हाथ में मिल जाएगा। ये गारंटी है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप एक ऐसे प्रोड्यूसर हो जो कि अपना सामान बाहर भेजना चाहते हो और आप इस ऐसे किसी भी अमल से नहीं गुजरना चाहते जिसके लिए आपको कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स, नारकोटिक्स इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग के अमल से गुजरना पड़े, तो अब आप ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म पे आके अपना माल बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनी थर्ड पार्टी और इंटरमीडिएशन बिटवीन। तो मेरे ख्याल में कि आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बढ़ा सकते हैं।
थैंक यू जफर साहब। आप थोड़ा क्वेश्चंस भी बीच बीच में लेने शुरू हो जाते हैं। सो देयर इज दिस वन क्वेश्चन, कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? या सो मेरे ख्याल में तो आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। आपने वो इश्यूज उन प्लेटफॉर्म्स का नाम भी दिया है, स्पेशली कि क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, बट जस्ट रिपीट अगेन फॉर द यूजर। Sir, you're giving examples which can be practically implemented here. Yeah, it is very much practically implemented here. आपकी जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर ऑलरेडी अभी भी दे दिया 1 मिनट पहले। अगर आपके पास कमोडिटी है और एज पर द स्पेसिफिकेशन जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड जो होगी उससे मैच करती है, तो अब आपको अपना माल बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को बेचने की जरूरत नहीं है। आपका माल डायरेक्ट बायर को भेजा जाएगा और आपके पैसे आपके हाथ में हवाले कर दिए जाएंगे। अब आप विद इन अ मंथ इंशाल्लाह इस चीज़ का जो है इनॉग्रेशन है, और आप अभी अपने हाथ अपने सामने ही होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा, अब इस मॉडल के अंदर जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप वैल्यू चेन के अंदर आप लॉजिस्टिक्स का किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पे, और पीपू जो है ना इस वक्त ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहा है। सो आप मुझे बताएं कि इस वैल्यू चेन में आप हैश मूव को कनेक्ट करेंगे पीपू से तो किस तरह करेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, स्मॉल फार्मर किसको बेनिफिट्स होंगे, कौन कौन से स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, और टाइम और इट्स नॉट जस्ट कि टाइम लिमिटेशन में कितना फर्क आएगा, लाइक कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो वो भी थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, ट्रेडिंग जब आप वर्ड लेती हैं तो ट्रेडिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप उस ट्रेडिंग के 3 एलिमेंट को कवर ना कर पाए। पहला एलिमेंट बायर और सेलर ना मिला पाए, दूसरा एलिमेंट बायर और सेलर के दरमियान जो कॉमर्स होती है जो कि लेन देन होता है उसको ना फुलफिल कर पाए, और तीसरा अमल जब तक आप उसके लॉजिस्टिक्स को फुलफिल ना कर पाए, जब तक आप इन तीनों अमल को पूरा नहीं करते ये ट्रेड मुमकिन नहीं हो सकती। पीपू के साथ हैश मूव अभी एक प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए एक एलिमेंट पे काम कर रहा है कि जो लोग पीपू के ऊपर ट्रेड करेंगे, जो पीपू के ऊपर अपने गल्ले को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, वहीं पर उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि वहीं पे वो लोकल ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को पिक करके उसको बुक कर सकें ताकि उनका गल्ला एक जगह से दूसरी जगह कंज्यूमर के हाथ में मूव हो जाए। ये एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म होगा कि किसी भी गल्ले के ट्रेडर को ये फिक्र नहीं होगी कि जो उसने माल बेचा या लिया है वो उसके पास आएगा या जाएगा कैसे। मेरे ख्याल में ये मैंने आपको सिंपल तरीके से ही आपको ये बेसिकली एग्जांपल बता दूं। एक इसी से कनेक्टेड सवाल है सरफराज साहब, अक्सर जो हम सभी कभी बार ये सवाल पूछे जाते हैं वो ये है कि गारंटी क्या है। अब इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्वालिटी कंट्रोल और ये कि पैसे देने की गारंटी कौन कर रहा है। तो जो ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर आ गया तो ये इस चीज़ को कैसे हैंडल करेगा कि एक तो एक तो किस तरह से पैसे के मोड ट्रांसफर मोड हो गया, दूसरा ये कि जो भी आपका यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के जिसने जो अजनास बोली है उसी क्वालिटी की है कि नहीं है, उसको कौन सुपरवाइज करेगा, कौन उसको वो सर्टिफाई कौन करेगा, ये कैसे हैंडल हो रहा है। बड़ा सिंपल है जी, मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर। आपको ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के जीटीपी को समझने के लिए 3 चीज़ें समझना जरूरी है। पहली चीज़ ये कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, कोई सेल कर रहा है कोई बाय कर रहा है। बाय करने वाला 100% इंटरनेशनल बायर है, सेल करने वाला 100% लोकल पाकिस्तानी सेलर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इंटरनेशनल बायर को 3 चीज़ों की गारंटी देता है। नंबर 1, बायर को पाकिस्तानी सेलर से माल खरीदने के लिए किसी एलसी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसी का जो प्रोसेस है वो खत्म, एलसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाएगा। पहला सबसे बड़ा मेजर चेंज है, बहुत मेजर चीज आपको बता रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड पे दे रहा हूँ ये चीज, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इसके पीछे कितनी जो है ना वर्किंग हुई है। नंबर 1। दूसरी चीज,
बायर को गारंटी है कि अगर सेलर ने अपनी कमोडिटी आपको नहीं पहुंचाई तो आपका पैसा गारंटीड है, जो एडवांस है वो आपको वापस चला जाएगा, और सेलर के साथ जो एडवांस पैसा लिया होगा वो उसमें से कट के कुछ पैसे आपको वो भी मिलेंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत आपको नुकसान जो है ना वो पूरा हो सके। दूसरा सबसे बड़ा। तीसरा, जो स्पेसिफिकेशन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने नॉमिनेट कर दी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे चावल का ग्रेड ए, बी और सी है, उस चीज को वेरीफाई और क्वांटिफाई करेगा एसजीएस पाकिस्तान एज अ थर्ड पार्टी ऑडिटर एंड सर्वेयर के, और वो इस बात को इंश्योर करेगा रियल टाइम के ऊपर कि जो कमोडिटी बिक रही है ये एज पर स्टैंडर्ड है जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने सेट करी है। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई है किसान को ही बताने के लिए कि उसकी ग्रेडिंग को कैसे करें, ताकि वो उनकी उस कैटेगरी में फॉलो जो कि एबीसी है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज सेलर को क्या गारंटी दे रहा है कि सेलर की गारंटी ये है कि सबसे पहले अगर सेलर के माल ट्रेड को लॉक हो जाने के बाद अगर बायर ने पैसे नहीं दिए पूरे, तो जो एडवांस पैसे हैं उसमें से कट के वो पैसा सेलर को मिल जाएगा अगर उसने बैकआउट कर गया अपने ऑर्डर से। पहली गारंटी। दूसरी गारंटी कि सेलर को इंटरनेशनल बायर मिलेगा डायरेक्ट, किसी भी मिडलमैन को बीच में आने की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़कर। और तीसरी उसकी गारंटी ये है कि उसको उसका पैसा जैसे ही गल्ला पाकिस्तान की बॉर्डर से बाहर जाएगा उसके 15 दिन के अंदर उसका पैसा डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, बगैर उसके कोई क्वेश्चन को आस्क करे। ये तीनों चीजों की गारंटी पाकिस्तान के एक रेगुलेटेड एक्सचेंज ने ली है जिसका नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर वाले को फिक्र होती है उसका गल्ला उसकी स्पेसिफिकेशन पे मिले, वो इंश्योर हो गया, उसका गल्ला उसको मिल जाए, वो इंश्योर हो गया, और उसके पैसे इन बिटवीन ट्रेडिंग इंश्योर रहें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई 19-20 हो तो उसका पैसा डूबे नहीं। ये तीनों चीजों की गारंटी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने। अच्छा, इसी में बहुत सारे जो हमारे ग्रोवर्स होते हैं वो नॉर्मली एडवांस बुकिंग भी करते हैं अपनी फसलों की, फ्रूट्स के भी हो गए और नॉर्मल वेजिटेबल्स वगैरह के भी हो गए। तो क्या ये जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है उस चीज को भी कैटर करता है? नहीं जी, आप अभी इस वक्त एडवांस के ऊपर आप इसलिए लेते हैं ताकि आप अपना एक सेलर इंश्योर करें, लेकिन उसमें आपको नुकसान ये होता है कि आपको ये पता नहीं होता कि आप उस अपने गल्ले का राइट प्राइस मांग भी रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। जब आप एडवांस में अपने गल्ले को बेच रहे होते हैं तो आप बायर की प्राइस देते हैं, आप एज अ सेलर की मनमानी प्राइस नहीं लेते। अब ये तरीकेकार खत्म हो जाएगा। अब सेलर को जरूरत नहीं रहेगी अपना पैसा फंसाने की, अपना माल औने पौने बेचने की। अब अपना सेलर अपना पैसा अपने पास रखे, अपने तरीके से माल प्रोड्यूस करे, और अपने तरीके से माल प्रोड्यूस करने के बाद पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के लिए काबिल हो जाए। तो अब उसको इस चीज की फिक्र नहीं है। देखें कि ये जरूरी नहीं है ये प्लेटफॉर्म सारे के सारे किसानों के लिए हो, हर एक को अपने बिजनेस को अपने तरीके से करने की जरूरत है। लेकिन आज आप एक अंदाजा लगाएं कि आज एक छोटा एक एकड़ से लेके 3 एकड़ तक का एक किसान कि जिसके पास चावल की फसल होती है, उसको आज कितनी अपॉर्चुनिटियां पाकिस्तान के अंदर कि वो अपना माल पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर सके? जीरो। इस प्लेटफॉर्म के बाद उसको 100% अवेलेबिलिटी मिल जाएगी कि वो अपना गल्ला अपने पैसों के मुताबिक बाहर भेज सके, ताकि बाहर से आने वाला पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट के अंदर दिया जा सके। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कमोडिटीज के ऊपर किसानों को या एक्सपोर्टर को रिबेट देती है, एडवांटेज देती है, पैसे देती है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वो रिबेट जो उनको मिलेगा उसके पैसे भी 100% डायरेक्ट उस किसानों के हाथ में जो है देंगे, ताकि वो जो बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो भी उनको उसका भी फायदा हो। तो आप समझ लें कि कमोडिटी का ई कॉमर्स बना है हम लोगों ने मिलके, और अब कोई भी बंदा जैसे ई कॉमर्स के तौर पे रिटेल या होलसेल का काम करता है वो उस तरीके से अपना काम करना शुरू करता है। अच्छा, अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी जैसे कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की ज़रिए उसमें इजाफा हुआ है, देखने को मिला है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी जो ज़रिए जो प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होती हैं वो समंदर के ज़रिए होती हैं। तो अब एक छोटा किसान है, अब वो अपना ही प्रोडक्ट बेचना चाहता है,
तो वो किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करे कि उसने हवाई तरीके से भेजनी है, समंदर के रास्ते भेजनी है या ट्रक में भेजनी है। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट होगी, या टाइमलाइंस भी ऑब्वियसली होती हैं क्योंकि आपके जो कंज्यूमर कस्टमर को किस तरीके से चाहिए, कितना माल चाहिए। तो आप जो है ना, अगर थोड़ा सा छोटे फार्मर के हिसाब से कि वो किस तरीके से पिक करे, किस हिसाब से चूज करे, प्रोडक्ट टाइप के लिहाज से चूज करे, वो थोड़ा सा उस बारे में आप इंफॉर्मेशन दें। देखो सब, ये बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। अगर आज एक किसान के पास 100 किलो माल है और अगर आज को मोम्बासा भेजना है, तो अगर वो सी के जरिए भेजेगा तो मोम्बासा में 36 दिन लगेंगे उसको भेजने में, और अगर जहाज से भेजेगा तो 4 दिन लगेंगे। अभी 36 दिन के पैसे और 4 दिन के पैसे उसके सामने नजर आ रहे होंगे, वो जिसको पिक करना चाहे। हो सकता है 36 दिन को भेजने में उसके पास 45,000 रुपए लगे और जहाज से भेजने के ऊपर उसको 4 लाख रुपए लगे। ये उस पर डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या फायदेमंद है चीज भेजने के लिए। तो आज के किसान के पास कंपैरेटिव तो छोड़ें, यही नहीं मालूम कि ये भेजेंगे कैसे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि जहाज से भेजने में, कंटेनर से भेजने में और ट्रक से भेजने में कितना टाइम लगेगा और कितने पैसे लगेंगे। एग्जैक्टली यही इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है फार्मर के पास, कि मैं अगर ये चीज ऐसे भेजूंगा या यहाँ भेजूंगा तो वो जो कैलकुलेशन है डिस्टेंस वर्सेस टाइम की, कॉस्ट की, वो मिसिंग होती है, बिकॉज उसको अलग अलग उसको प्लेटफॉर्म से ये इंफॉर्मेशन उठानी पड़ती है, उसके बाद करना पड़ता है। सो आई एम श्योर कि प्लेटफॉर्म्स जो लाइक हैश मूव्स और पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स इन दैट। एक सवाल मुझे इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एक और पूछना था। आजकल वो बहुत एक वर्ड भी यूज हो रहा है और हम सुन रहे हैं, इररिस्पेक्टिव के वो पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक शायद वो नहीं आया, या आया है आप बता सकते हैं ज्यादा बेहतर। ब्लॉकचेन का वर्ड यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन के बारे में हम बहुत बात करते हैं। तो ब्लॉकचेन के हिसाब में अगर आप देखा जाए तो हैश मूव और पीपू का क्या किरदार है, और बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या? थोड़ा सा आप अपने एक्सपर्टीज थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बड़ी सिंपल मैं बताता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं आसान से आसान तरीके में आपको इसका जवाब दे देता हूँ। जो भी चीजें लेजर के ऊपर कंट्रोल हो रही हों और जिनके डेबिट और क्रेडिट से लेजर मूव हो रहे हों, बड़े आसान अल्फाजों में उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। मौजूदा वक्त के मुताबिक और मौजूदा वक्त में ये लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री 90% मैनुअल बेसिस पे काम कर रही है। कोई फोन उठाता है और कोई ऑर्डर बुक करता है। एक्सेल शीट तो छोड़ें, बहुत सारी जगहों पे खातों पे काम हो रहा है। मुझे हंसी आती है जब मैं लॉजिस्टिक्स के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर लॉजिस्टिक्स की कॉन्फ्रेंसेस सुनता हूँ, लोग मुझे बुलाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे हंसी आती है इस बात को सोचते हुए कि जो बंदा वहां जाएगा वो पोडियम पे खड़े होकर बोलेगा क्या। अभी इस वक्त की जरूरत है। जैसे मैं आपको मैं एक सिंपल सी इसकी एक मिसाल बताता हूँ। आप आजकल बहुत सारे फूड के प्लेटफॉर्म देखते हैं जहां से लोग अपना फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी थी कि अपने इलाके से दूर 5 किलोमीटर दूर कोई बिरयानी बनाने वाले से आप उसकी बिरयानी ऑर्डर कर सकें? आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए आई है कि आज वो बिरयानी बेचने वाला बंदा उस फूड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बिरयानी को बेच सकता है, टाइम लगा सकता है, रेट लगा सकता है और आपके पास वो पहुंच सकता है। तो आज उस प्लेटफॉर्म ने उस बिरयानी वाले को डिजिटल कर दिया, ठीक। कल को एक चावल बनाने वाली कंपनी आती है जो कि चावल प्रोड्यूस करती है, और आज अगर उसके पास ये नॉलेज आ जाए कि 50 लोग जो कि बिरयानी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उन्होंने तकरीबन कोई 500 प्लेट बिरयानी की बेची हैं, तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको अब कितना चावल की जरूरत पड़नी चाहिए अगले दिन बिरयानी बनाने के लिए। जब ये इंफॉर्मेशन डिजिटल अवेलेबल होती है, इस इंफॉर्मेशन को ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? है बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है। ब्लॉकचेन लॉजिस्टिक्स के अंदर आएगी, मेरे ख्याल में 3 साल बाद आएगी, अभी नहीं है। ब्लॉकचेन क्या होगी जी, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉकचेन क्या होगी?
लॉजिस्टिक्स में सबसे पहले आपको एक फ्रेट फॉरवर्डर को बुक करना पड़ता है, वो एक शिपिंग लाइन को बुक करता है, शिपिंग लाइन उसको बिल ऑफ लैडिंग प्रोवाइड करती है, कस्टम्स के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है, आप उसमें बैंक को इन्वॉल्व करते हैं, बैंक आपसे पैसे लेता है, माल पहुंचता है, माल दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वो प्रोड्यूसर अपने कस्टम्स के थ्रू उस माल को बाहर निकलवाता है, उस कस्टम्स के डॉक्यूमेंटेशन को आपको बाय ईयर भेजना पड़ता है या बाय ईमेल भेजना पड़ता है। जब तक उसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट नहीं आता वो माल अपना छुड़वा नहीं सकता, और उसके बाद वो अपने किसी ट्रक और किसी गाड़ी को लेते हुए वो अपना सामान अपने वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। जिस दिन ये तमाम एक्टर्स एक दूसरे के साथ डिजिटली बात करना शुरू कर दें, उस चीज को फिर हम ब्लॉकचेन कहेंगे। कि एक जो आज ऑर्डर बुक हुआ या कस्टम्स के पेपर निकले, वो कस्टम्स के पेपर बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के अगले तरफ पोर्ट के ऊपर पहुंच जाएं और वो वहां पे उसको रिसीव कर ले। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हैशमूव जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से ये मुमकिन है। अब 1.5 से 3 साल का वक्त देख रहा हूं मैं ब्लॉकचेन को फुल्ली इंप्लीमेंट होते हुए दुनिया के अंदर, इंशाल्लाह। सो बेसिकली ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम ऑब्वियसली वो थोड़े एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी जिसकी तरफ हम अगले 3 सालों में पहुंचेंगे। हैशमूव के अभी करंट कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जैसे हम जो पीपू प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे जो सीईओ साहब हैं वो डिजिटल किसान कहते हैं अपने आप को, और वो कहते हैं कि मैं सारे छोटे किसानों को डिजिटल किसान बनाना चाहता हूँ। क्यों? तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की यूटिलाइज कर रहे हैं और हम उन सारे स्टेप्स को जो वैल्यू चेन में डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि कॉस्ट इंक्रीज करते हैं उसको हम खत्म कर रहे हैं यूजिंग पीपू प्लेटफॉर्म। और ऑब्वियसली अगर हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन तो होगी पीपू पे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट पहुंचानी भी है अपने फाइनल कंज्यूमर तक, तो आप एट द सेम टाइम आप पीपू के ही प्लेटफॉर्म से हैशमूव को जैसे प्लेटफॉर्म को लिंक कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। वासी आपका कोई सवाल हो तो फिर हम वो करें और फिर इसको रैप अप करें सेशन को। नहीं, तो कोई सवाल नहीं है, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। जी अच्छा, ये एक सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपकी उससे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि हमने फाइनेंशियल्स की बात नहीं की। शायद इनामुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। वो जो आपने पेमेंट्स की वहाँ पे बात की थी, तो जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के या प्रोसेसेस के प्रॉब्लम्स है, उससे हवाले से अगर आप आई डोंट नो मे बी अगर आपकी स्कोप में थोड़ा सा सवाल आ सकते हैं तो आप इस बारे में थोड़ा बता दें। साहब, मैं अगर आपका सवाल सही समझ पाया हूँ तो आप ये सवाल इन रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पूछ रहे हैं। मैं आपको ये खुश कर दूं कि इसमें कोई डिफर्ड पेमेंट नहीं है, इसमें 100% पेमेंट एडवांस है। आप अपना माल बेचें और पाकिस्तान के पोर्ट से निकलने के बाद 15 दिन तक आपके पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे। गारंटी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की होगी, और जब तक आपका माल पाकिस्तान, जब तक आपके पैसे पाकिस्तान बायर से पैसे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अकाउंट में नहीं आ जाएंगे, आपका माल पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें कोई भी डिफर्ड पेमेंट्स नहीं है, अगर मैं आपका सवाल सही समझ पाया हूँ तो। और चूंकि इसमें कोई डिफर्ड पेमेंट्स नहीं, तो उसमें कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज्म जो है ना इम्प्लीकेट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सरफराज आलम साहब, थैंक यू वासियो फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। See you next time in the 5th session of Peepu. See you everyone. Take care. Allah Hafiz. Hafiz.